मेनू दिखाओ। उपन्यास बिन। उपन्यास देवताओं का राजा। अध्याय 5 मार्शल आर्ट कौशल चुनना 1। देवताओं का राजा। मार्शल आर्ट कौशल चुनना 1। अध्याय 5 मार्शल आर्ट कौशल चुनना 1। मार्शल आर्ट लाइब्रेरी संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र थी जहां सैकड़ों वर्षों से एकत्रित विभिन्न मार्शल कौशलों का संग्रह था। इनका उपयोग बाद की पीढ़ी के लोगों की मदद के लिए किया जाता था ताकि वे परिवार का विस्तार कर सकें। आमतौर पर किसी संप्रदाय की संख्या और मार्शल आर्ट की गुणवत्ता ही ये तय करती थी कि वह कितना मजबूत होगा। झाओ फैंग को याद आया कि ग्रीन लीफ गांव के झाओ परिवार के पास मार्शल आर्ट की लाइब्रेरी तक नहीं थी। मार्शल आर्ट लाइब्रेरी को 3 मंजिलों में विभाजित किया गया था। प्रथम तल पर मार्शल आर्ट की बहुत सारी सामग्री थी, लेकिन उनमें से अधिकांश निम्न श्रेणी की थी तथा कुछ मध्यम श्रेणी की भी थी। दूसरी मंजिल पर संप्रदाय की गुप्त और पारंपरिक तकनीकें मौजूद थीं। उनमें से ज्यादातर उच्च पद के थे, यहां तक कि कुछ तो सर्वोच्च पद के भी थे। हालांकि दूसरी मंजिल में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को मार्शल पद के कम से कम चौथे रैंक पर होना आवश्यक था। और तीसरी मंजिल की बात तो महज एक अफवाह थी, क्योंकि वह कभी खुली ही नहीं थी। हालांकि झाओ फैंग के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल बहुत दूर थी, यहां तक कि पहली मंजिल की मार्शल आर्ट भी ऐसी चीज थी जिसके लिए वह तरसता था। संप्रदाय में उसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और बिना किसी पृष्ठभूमि या असाधारण प्रतिभा वाला व्यक्ति उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट तक नहीं पहुंच सकता था। उसके पास जो फ्लेमिंग मेटल फिस्ट थी वह केवल एक मुख्य श्रेणी की मार्शल आर्ट थी और यह निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट से भी कमजोर थी। हालांकि मार्शल पद के दूसरे रैंक को तोड़ने के बाद उन्हें पहली मंजिल में प्रवेश करने और मार्शल आर्ट चुनने का अधिकार था। झाओ संप्रदाय, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह सूर्यपंख शहर के 3 बड़े परिवारों में से एक है जो कई सैकड़ों अन्य परिवारों के ऊपर सवार है। झाओ फैंग पहली मंजिल पर कदम रखते ही उनकी सांसें तेज हो गईं। पहली मंजिल पर वह कुछ अन्य झाओ शिष्यों को देख सकता था, लेकिन वे सभी अपने समय का उपयोग अपनी मार्शल आर्ट कौशल चुनने में कर रहे थे। नियमों के अनुसार मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में प्रवेश करने वालों के पास चयन के लिए केवल आधा घंटा था। इसलिए मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने समय बर्बाद नहीं किया। मेरे पास आधा घंटा है और मुझे एक मध्यम श्रेणी की मार्शल आर्ट या 2 निम्न श्रेणी की मार्शल आर्ट चुननी है। झाओ फैंग ने गहरी सांस ली और किताबों की अलमारियों पर नजर दौड़ाई। मार्शल आर्ट लाइब्रेरी की पहली मंजिल पर कई हजार किताबें थीं और हर किताब आधा इंच मोटी थी। इतनी बड़ी मात्रा में से एक दो मार्शल आर्ट ढूंढना आसान नहीं था। चट्टान तोड़ने वाली हथेली, क्रोधित ड्रैगन मुट्ठी, पत्ते तोड़ने वाली तलवार, पैर जैसी हवा। विभिन्न प्रकार के मार्शल आर्ट कौशल ने झाओ फैंग की आंखों को रंगीन बना दिया। श्वाह श्वाह, झाओ फैंग ने इन मार्शल आर्ट कौशल के पृष्ठों को जल्दी से पहले पृष्ठ पर पलट दिया। इन मार्शल आर्ट का सारांश आमतौर पर पहले पृष्ठ पर होता था। क्रेजी विंग ब्लेड, हवा जैसा ब्लेड, बिजली जैसा शक्तिशाली, जीतने के लिए गति का उपयोग करता है। इस कौशल को प्रशिक्षित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता मार्शल पाथ की प्रथम रैंक है, औसत है। रैंक निम्न। क्रोधित ड्रैगन मुठिया साधक की शक्ति बढ़ा सकती हैं, एक ही हमले में सारी शक्ति लगा सकती हैं। मार्शल पथ में न्यूनतम आवश्यकता दूसरी रैंक है, इस कौशल को प्रशिक्षित करना काफी कठिन है। रैंक मध्य रैंक का शिखर। हवा जैसा पैर एक निकट युद्ध कौशल है जो जीतने के लिए गति का उपयोग करता है। पूरी क्षमता से प्रशिक्षित होने पर यह कई लोगों के खिलाफ लड़ सकता है और हारता नहीं है। न्यूनतम आवश्यकता मार्शल पथ में प्रथम श्रेणी की है, लेकिन उच्च स्तर की समझ की आवश्यकता है। श्रेणी मध्य। धातु रेत शरीर की सुरक्षा बढ़ाता है। पूरी तरह सक्रिय होने पर समान रैंक के प्रतिद्वंद्वी से सीधे मुकाबला किया जा सकता है। जो इसे उच्च स्तर तक प्रशिक्षित कर सकता है वह अपने शरीर का उपयोग तलवारों और ब्लेडों से लड़ने के लिए कर सकता है। न्यूनतम आवश्यकता मार्शल पथ की दूसरी रैंक और उच्च इच्छा शक्ति है। रैंक मध्य। मार्शल आर्ट लाइब्रेरी के कौशल कोर रैंक वाले कौशल की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं, जैसा कि अपेक्षित था। झाओ फैंग बेहद प्रसन्न थे और उन्होंने जो कौशल देखे वे मुख्यतः मध्यम श्रेणी के थे। दसियों पुस्तकें देखने के बाद ही उसका हृदय कई बार द्रवित हो चुका था। हालांकि मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में कुछ प्रतिबंध थे। वह केवल एक मध्यम श्रेणी की मार्शल आर्ट ही निकाल सकता था। अगर मैं कुछ निकाल सकूं तो बहुत अच्छा होगा। झाओ फैंग ने अनिच्छा महसूस की और सोचा कि यह अनुचित है। शाखा शिष्य केवल एक मध्यम मार्शल आर्ट चुन सकते हैं, जबकि मुख्य शिष्य 2 चुन सकते हैं। चयन की गति बढ़ाने के लिए झाओ फैंग ने अपनी बाईं आंख का उपयोग करना शुरू कर दिया। बाईं आंख से उसकी गति 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई।
श्वाह श्वाह श्वाह। झाओ फैन की बाईं आंख ने इन मार्शल आर्ट को देखने के लिए अविश्वसनीय गति का उपयोग किया। उसे ये सब समझने के लिए केवल एक नज़र की जरूरत थी। 30 से अधिक पुस्तकों को देखकर झाओ फैंग ने उनकी विषय वस्तु को पूरी तरह से याद कर लिया और उनकी एक दूसरे से तुलना की। जब उसने 50 से अधिक स्कैन कर लिए तो झाओ फैंग को अचानक कुछ एहसास हुआ। सही नहीं। झाओ फैंग अचानक ठिठक गया। वह अन्य पुस्तकों की यादों में खो गया। उनके दिमाग में पुस्तक की विषय वस्तु उभर आए और एक भी शब्द गलत नहीं था। यह झाओ फैंग ने खुद को उत्तेजना से कांपते हुए महसूस किया। बाईं आंख के साथ विलय के बाद झाओ फैंग की याददाश्त भी बढ़ गई थी। ये कहा जा सकता था कि उसे किसी चीज को केवल एक बार देखने की जरूरत होती थी और वह उसे कभी नहीं भूलता था। विशेषकर जब वह अपनी बाईं आंख को सक्रिय करता था तो किताबों की विषय वस्तु मानो उसके दिमाग में अंकित हो जाती थी। झाओ फैंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी न भूलने की शक्ति हासिल कर लेंगे। एज और फ्लावर महाद्वीप पर प्रतिभाशाली लोगों के बारे में कई अफवाहें थीं और कभी नहीं भूलना उनकी विशेषताओं में से एक था। हालांकि अधिकांश लोगों के लिए कभी न भूलने का मतलब ये था कि उनकी याददाश्त अच्छी थी, उन्हें केवल एक बार पढ़ने की जरूरत थी और वे 80-90% सामग्री याद रख लेते थे। हालांकि झाओ फैंग के कभी न भूलने के सिद्धांत की तुलना में उनका सिद्धांत स्पष्ट रूप से अधिक मजबूत था। वह सचमुच भूलने में सक्षम नहीं थे। इस शक्ति के साथ मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में इसका मतलब था कि झाओ फैंग कुछ और किताबें निकाल सकता था। तेज तेज तेज। झाओ फैंग के चेहरे पर उत्साह था और उन्होंने जितनी भी किताबें याद कर सकते थे उन्हें याद करना शुरू कर दिया। श्वाह श्वाह श्वाह। जैसे ही उसने किताबें पढ़ी उसकी एकाग्रता चरम पर पहुंच गई और उसने तुरंत पन्ने पलटने शुरू कर दिए। जब तक वह विषय वस्तु को अपनी बाईं आंख से देखता था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे शब्द थे या चित्र, वह सब कुछ याद कर लेता था। झाओ फैंग को 50 पृष्ठों वाली पुस्तक को पूरी तरह याद करने में केवल 20 सांसों का समय लगा। हा, कभी मत भूलना। अच्छा। झाओ फैंग को अच्छा लगा, लेकिन जब वह किताबों को फाड़ रहा था तो वह और अधिक पागल लग रहा था। उसके कार्यों से स्पष्टतः अन्य शिष्यों की भी उस पर नजर पड़ी। मुझे लगता है यह आदमी पागल हो गया है। शायद वह पहली बार जा रहा है और वह बहुत उत्साहित है। कुछ शिष्यों ने झाओ फैंग की हरकतों को देखा और अपना सिर हिलाया। समय पलक झपकते ही बीत गया। आधा घंटा का 3/4 हिस्सा पहले ही बीत चुका था। झाओ फैंग ने एक लंबी सांस ली। उसे थकान महसूस हो रही थी, लेकिन फिर भी उसका उत्साह कम नहीं हो रहा था। इस समय तक उन्होंने मार्शल आर्ट की 100 से अधिक पुस्तकें चुरा ली थीं। ये मार्शल आर्ट मुख्यतः मध्यम श्रेणी की मार्शल आर्ट थी। इनमें मुट्ठी कौशल, हथेली कौशल, तलवार कौशल, श्वास कौशल, पैर कौशल, रक्षा कौशल और कई अन्य शामिल थे। चूंकि झाओ फैंग अपनी बाईं आंख का उपयोग करता रहा, इसलिए उसका दिमाग थक गया। इसके बाद झाओ फैंग की बाईं आंख ने उस क्षेत्र को देखा और एक पुरानी मार्शल आर्ट पुस्तक पर जा रुकी। उन्होंने यहाँ इसलिए रोका क्योंकि झाओ फैंग को लगा कि इस पुस्तक में प्रयुक्त सामग्री बाकी पुस्तकों से भिन्न है। झाओ फैंग ने ये किताब उठाए और सबसे ऊपर 3 शब्द लिखे थे, हल्के से तैरती हुई नौक। उसने पहला पृष्ठ पलटा। हल्के से तैरने वाली नौक उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट है जो साधक को बर्फ में बिना निशान छोड़े आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है, नदी पार करा सकती है और व्यक्ति को पक्षी जैसा एहसास करा सकती है। पर्याप्त उच्च प्रशिक्षण प्राप्त करने पर व्यक्ति दोहरी छलांग लगा सकता है और कुछ क्षणों के लिए उड़ भी सकता है। मार्शल पथ की न्यूनतम आवश्यकता दूसरी श्रेणी है और इस कौशल का प्रशिक्षण बहुत कठिन है। इसके अलावा आंतरिक शक्ति बल को बढ़ाएगी। उच्चतम क्षेत्र प्राप्त करने से व्यक्ति मार्शल पथ की 7वीं श्रेणी से नीचे के सभी लोगों में सबसे तेज हो जाएगा। झाओ फैंग ने सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण फुटवर्क कौशल था, लेकिन जब उन्होंने डबल जंप और आंतरिक शक्ति के साथ जोड़ा देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। डबल जंप ने मध्य श्रेणी की मार्शल आर्ट की सीमाओं को पार कर लिया, यहां तक कि कुछ उच्च रैंक वाले भी ऐसा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त आंतरिक शक्ति का अर्थ था कि यह कौशल मार्शल पथ के 4थे रैंक या उससे ऊपर के मार्शल कलाकारों के लिए उपयुक्त था। और सबसे अविश्वसनीय हिस्सा ये था, उच्चतम क्षेत्र को प्राप्त करने से व्यक्ति को मार्शल पथ के 7वें रैंक के तहत सभी की तुलना में सबसे तेज गति प्राप्त करने की अनुमति मिलेगी। क्या अतिशयोक्ति है? कुछ उच्च श्रेणी के मार्शल आर्ट विशेषज्ञों में भी ऐसा कहने का साहस नहीं होगा। झाओ फैंग की आंखें चमक उठीं और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने लाइटली फ्लोटिंग फेरी की सामग्री को पढ़ना शुरू कर दिया। उसके मन में एक सवाल था, इतना मजबूत हुनर सबसे निचले स्तर पर क्यों रखा जाएगा? और कोई इसे क्यों नहीं सीखेगा?
जल्द ही झाओ फैंग को इसका कारण पता चल गया। किताब का एक चौथाई हिस्सा पलटने के बाद शब्द धुंधले पड़ने लगे। इसकी मुख्य वजह ये थी कि किताब बहुत पुरानी हो गई थी और उसमें फफूंद लगने लगी थी। इसका मतलब ये था कि इस पुस्तक में मूल सामग्री का केवल एक चौथाई ही था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। झाओ फैंग बहुत निराश हुआ। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी और धुंधले शब्दों पर अपनी बाईं आंख का प्रयोग जारी रखा। अपनी बाईं आंख की पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए झाओ फैंग केवल सांचे के नीचे लिखे शब्दों को ही देख पा रहा था। ये दृष्टि पहले से ही एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से कम 20-30 गुना अधिक थी। 1-2 पृष्ठ पढ़ने के बाद झाओ फैंग को लगा कि उसका दिमाग थक गया है और उसकी बाईं आंख में ऐसा लगा जैसे कि उसमें कोई शक्ति नहीं बची है। अगर मैं इसे वापस ले लूं तो मैं धीरे धीरे इसकी सारी सामग्री पढ़ सकता हूं। झाओ फैंग ने यहां तक सोचा और फिर लाइटली फ्लोटिंग फेरी को मार्शल आर्ट लाइब्रेरी की पहली मंजिल से बाहर ले गया। हल्की तैरती हुई फेरी, तुम्हें ये किताब चाहिए? सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, झाओ फैंग ने विनम्रता से कहा। ये किताब 1000 साल से मौजूद है और इसमें ऐसे अंश हैं जो उच्च श्रेणी की मार्शल आर्ट से कहीं आगे हैं। यहां तक बात करने के बाद सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग की आवाज बदल गई। हालांकि इस किताब का केवल एक चौथाई हिस्सा ही देखा जा सकता है। एक जरूरी बात, इस कौशल का पूरी तरह से प्रशिक्षण लेना बेहद मुश्किल है। कुछ प्रतिभाशाली लोग भी इसे नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा कर भी लें, मार्शल पद की चौथी श्रेणी के अंतर्गत क्षमता सीमित है। अंत में सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने चेतावनी दी, मैं आपको एक किताब बदलने की सलाह दूंगा, अन्यथा आप कभी भी मार्शल पद के चौथे रैंक तक नहीं पहुंच पाएंगे और एक सच्चे मार्शल कलाकार नहीं बन पाएंगे। आपकी चेतावनी के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा दिल तय कर चुका है। झाओ फैन के चेहरे पर शांति थी। झाओ फैन को जाते हुए देखकर सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आजकल ये सभी युवा उच्चतम रैंक वाली पुस्तक लेते हैं। उनका मानना था कि झाओ फैंग लाइटली फ्लोटिंग फेरी को पूरी तरह से नहीं सीख पाएंगे और एक कदम पीछे हटकर भले ही वह सीख सके, आंशिक रूप से मार्शल आर्ट की किताब क्या कर सकती है। मार्शल आर्ट लाइब्रेरी छोड़कर झाओ फैंग घर लौट आया। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके दिमाग में मार्शल आर्ट की लगभग 100 पुस्तकों की बातें तेजी से उभरने लगीं। संपर्क टॉस।